सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। आई गेस आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम अच्छे से क्लियर है, सब समझ में आया है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करती है और वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करती है। और इसको प्रूफ करने के लिए जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, उन सब को हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने किस तरीके से इस पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन किया। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो लास्ट वाली क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में स्टडी किया था, है ना। तो अगर इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू हम करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नेचर की बात करते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? वेव नेचर होता है। वेव नेचर होता है। इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर कैसे एग्जिबिट करती है। देखो, तो इस बात को प्रूफ किया था बाय द साइंटिस्ट जिनका नाम था जेम्स मैक्सवेल। जेम्स मैक्सवेल वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल होता है, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन मूव करता है तो क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ट्रांसमिटेड। जब भी मैक्सवेल ने कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है अंडर एक्सेलरेशन तो ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड, इसको पूरा लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिट होता है और प्रोड्यूस भी होता है। और उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो, उन्होंने कहा कि सपोज ये क्या है? दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये किस फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं? दे ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कैसे? देखो, सपोज हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो एक वेव तो वो कह रहे थे कुछ इस टाइप की बन रही थी, और दूसरी काइंड ऑफ वेव जो थी वो किस टाइप से बन रही थी? कुछ ऐसे बन रही थी। उन्होंने कहा कि जो वेव ऐसे मूव कर रही है, ये वाली जो वेव है, इस वेव को उन्होंने कहा कि ये वेव क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट की वेव है। और जो ऐसे मूव कर रही है, इस वेव को उन्होंने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट की वेव है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो, एक हमने ऐसे शो कर रखा है और एक ऐसे शो करके, आपस में ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इसके भी ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो जेम्स मैक्सवेल ने क्या कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है अंडर एक्सेलरेशन तो ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिट होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं।
और ये किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और इसी वेव को वो क्या कह रहे थे कि यही वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इन्हीं वेव्स को उन्होंने क्या कहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा था। तो यहां से आपको पता लगता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनका नेचर क्या होता है? वेव नेचर एग्जिबिट करती है। और प्रूफ जेम्स मैक्सवेल ने कुछ इस तरीके से दिया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह दो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह दो या फिर आप इनको और क्या कह सकते हो? रेडिएंट एनर्जी भी कह सकते हो। तो ये सब वेव्स के नाम दिए गए, रेडिएंट एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सब की सब बात सेम है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी ट्रांसमिट होती है, एनर्जी ट्रांसमिट होती है, एनर्जी इज ट्रांसमिट इन फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब उन्होंने एक और बात कही। वो बात क्या थी? कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी इज एमिटेड कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी एमिट करती है फ्रॉम सोर्स। कोई सोर्स से जो एनर्जी एमिट कर रही है तो एनर्जी एमिट करती है कंटिन्यूअसली फ्रॉम एनी सोर्स। और किस फॉर्म में कंटिन्यूअसली एमिट करती है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये बात बहुत यहां पे जेम्स मैक्सवेल ने बताया कि एनर्जी एमिट होती है कंटिन्यूअसली फ्रॉम सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इतना क्लियर है? ओके। तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने प्रूव कर दिया कि वेव नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो आपको पता ही है कि एक वेव की क्या प्रॉपर्टीज होती है। एक वेव के पास वेवलेंथ होती है, ये किसका सिंबल होता है? वेवलेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी होती है, ये किसका सिंबल है? फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। एम्पलीट्यूड होती है। तो ये सब क्या है? प्रॉपर्टी है वेव की। एम्पलीट्यूड होती है, वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड होती है, ये सब की सब प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये एक वेव की प्रॉपर्टी होती है। और अभी हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है, तो इसका मतलब ये सब प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी होती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है और वेव के पास ये सब प्रॉपर्टीज होती है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, स्पीड, एम्पलीट्यूड, ये सब प्रॉपर्टीज जो है एक कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इतना क्लियर है? ओके। तो आई गेस अब हम इस बात से तो बिल्कुल जो है एग्री करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसका क्या होता है? वेव नेचर होता है। और ये सब जो है इस टॉपिक में आपका कंप्लीट हो चुका है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो जेम्स मैक्सवेल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक साइंटिस्ट आए जिनका नेम था प्लैंक्स। उन्होंने दी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब वो अपनी थ्योरी में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में उन्होंने ये कहा कि जिसको हम ऐसे कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है, तो जो ये वेव्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कैसे बिहेव करती हैं? वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती हैं, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती हैं। अब तक आप सोचोगे, अब तक तो हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे बिहेव करती है? वेव की तरह बिहेव करती है। फिर एक साइंटिस्ट आए प्लैंक्स,
जिन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। अब ये ऐसे तो हम एग्री नहीं कर सकते थे इस बात से, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया बाय सर्टेन एक्सपेरिमेंट, बाय सर्टेन फिनोमिना, जिसको अब हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है पोस्टुलेट्स हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, तो इनको समझते हैं और उसके बाद समझेंगे कि कैसे प्लैंक्स ने अपने क्वांटम थ्योरी से बताया कि ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करती है। देखो, सबसे पहले क्या कहा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी नॉट कॉन्टिन्यूअसली बट डिसकॉन्टिन्यूअसली। अब थोड़ा कंपेयर करो। देखो, जेम्स मैक्सवेल ने यह कहा था कि अभी जो है पढ़ा है कि एनर्जी इज एमिटेड कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम एनी सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये किसकी बात थी? एनर्जी इज एमिटेड कॉन्टिन्यूअसली। ये किसने कहा था? ये कहा था जेम्स मैक्सवेल ने। जेम्स मैक्सवेल ने ये बात कही थी, पर प्लैंक्स ने तो इस बात के बिल्कुल अपोजिट कह दिया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है और एब्जॉर्ब होती है डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, और इन स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को उन्होंने कहा क्वांटम। ठीक है, सबसे पहला पोस्टुलेट तो ये था जो कि बिल्कुल अपोजिट था जेम्स मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग। चलो, सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि अगर लाइट की बात करोगे तो लाइट के अंदर स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को कहते हैं फोटोन, और अगर जनरली बात करोगे तो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को कहते हैं क्वांटम। सेकेंड पोस्टुलेट उन्होंने ये कहा, ठीक है, कि फोटोन और क्वांटम कोई अलग अलग चीजें नहीं है। फोटोन और क्वांटम वैसे तो सेम ही है, पर लाइट की बात करोगे तो हम फोटोन कह देंगे, और जनरली बात करोगे तो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा कि एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम का मतलब क्या? हर एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जैसे हम ये रिलेशन पढ़ते हैं ना, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये रिलेशन पढ़ते हो ना, किसने दिया है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे आया है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? ये ऐसे ही तो कह रहे हैं, E जो है एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी का साइन प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करोगे तो यहां प्लैंक्स कांस्टेंट लग जाएगा। यही तो है ये। इस स्टेटमेंट का मतलब है ये, समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कितने न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे सॉल्व होते हैं। और जो लास्ट पोस्टुलेट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा वो ये था कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना ट्रांसमिटेड, वो किसके इक्वल होती है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू के। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू के। कहने का मतलब ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब कि E इज इक्वल्स टू 1h न्यू हो सकता है, या E इज इक्वल्स टू 2h न्यू हो सकता है, E इज इक्वल्स टू 3h न्यू हो सकता है, मतलब एंड अप टू सो ऑन। इंटीग्रल यहां पे इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। तो दीज वर द पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए अपने, पर अब इन पोस्टुलेट्स के बेसिस पे हमें ये तो समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर कैसे होता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए,
उन एक्सपेरिमेंट्स को अब हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, सबसे पहले ब्लैक बॉडी को समझते हैं कि ब्लैक बॉडी है क्या। ब्लैक बॉडी कोई भी ऐसी बॉडी होती है जो कि एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्मली। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी बॉडी जो कि जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है अपने सराउंडिंग से, जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है अपने सराउंडिंग से, उतनी ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रेडिएट कर रही है। जितना एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही रेडिएट कर रही है, उस बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, अच्छा, तो आइडियल बॉडी होगी जो कि एमिट करती है, एब्जॉर्ब करती है रेडिएशंस ऑफ सारी फ्रीक्वेंसी को यूनिफॉर्मली। ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, ब्लैक बॉडी टाइप की कोई बॉडी नहीं होती है। ठीक है, अगर कार्बन ब्लैक देखोगे आप तो वो भी कंप्लीटली ब्लैक बॉडी नहीं कही जा सकती। कार्बन ब्लैक इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ब्लैक बॉडी। ठीक है, और हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, परफेक्ट रेडिएटर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। मतलब परफेक्ट रेडिएटर ही होगी ना, कि जितनी अमाउंट एब्जॉर्ब कर रही है उतनी ही अमाउंट रेडिएट कर रही है, तो परफेक्ट रेडिएटर होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो जितनी एब्जॉर्ब की उतनी एमिट कर दी, तो परफेक्ट रेडिएटर होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसको, ये तो सब कुछ एक्सप्लेनेशन है अबाउट ब्लैक बॉडी की। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे कहते हैं, वो रेडिएशन जो ब्लैक एमिट एमिट करती है। रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, उसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज आपने यहां पर ले ली कोई आयरन रोड, आपने आयरन रोड ले ली और आप उस आयरन की रोड को, सपोज ये आयरन रोड है, इसको ना आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। फर्नेस में आप क्या कर रहे हो, इसको गर्म कर रहे हो। तो सबसे पहले आपने टेम्परेचर दिया, तो सबसे पहले इस रोड का कलर हो जाएगा डल रेड कलर की हो जाएगी। फिर आपने क्या किया, और टेम्परेचर कई देर तक दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी, कंप्लीटली रेड कलर की हो जाएगी। आप लिख सकते हो मोर रेड कलर की हो जाएगी। फिर आपने दोबारा टेम्परेचर को इंक्रीज किया, फिर ये कैसे कलर की हो गई, कंप्लीटली व्हाइट कलर की हो गई। फिर आपने दोबारा टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो फिर ये कौन से कलर की हो गई, ब्लू कलर की हो गई। अब ये कलर चेंज क्यों हो रहे थे, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा था जेम्स मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्या था, जेम्स मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था कि एनर्जी इज एमिटेड कॉन्टिन्यूअसली। एनर्जी तो कॉन्टिन्यूअसली एमिट होती है, जेम्स मैक्सवेल ने तो यही कहा था। तो फिर, और एक बात हमें और भी पता है, और हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस आयरन रोड का सेम कलर होना चाहिए था, शुड हैव सेम कलर होना चाहिए था, पर कलर तो सेम हुआ ही नहीं, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। अगर आप यहां पर जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी को अप्लाई करोगे, तो जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी एमिट करती है कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करती है। और हमें पता है, कैमरे में दिख तो रहा है ना, हाँ, एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। इस कलर तो सेम ही रहना चाहिए था, पर कलर तो सेम रहा ही नहीं। इसका मतलब ये कंसेप्ट यहां पर हो गया है फेल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर वेव नेचर आपको नहीं देखने को मिल रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, तो जो हम यहां पर वेव नेचर की थ्योरी अप्लाई कर रहे थे वो यहां पर अप्लाई नहीं हो पा रही, कुछ और कंसेप्ट है। तो फिर मैक्स प्लैंक ने इसको फर्दर आगे इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने देखा कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट होता है ना,
एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जब भी आप उसको लाइट से इरेडिएट करवाते हो तो कुछ पार्ट तो उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इम्परफेक्ट रेडिएटर होते हैं। इम्परफेक्ट रेडिएटर, वो ब्लैक बॉडी की तरह। यहां से सब कुछ एनालाइज करने के बाद मैक्स प्लैंक ने एक बहुत ही अच्छी बात को इन्वेस्टिगेट किया, और वो क्या था? उन्होंने सोचा कि अब जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअसली तो एमिट हो नहीं रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो एनर्जी होती है वो, उन्होंने कहा कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज एमिटेड, ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन डिस्क्रीट अमाउंट। डिस्क्रीट अमाउंट में होती है, कंटिन्यूअसली नहीं होती। एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट, ठीक है। और उन्होंने ये जो डिस्क्रीट अमाउंट वाले एनर्जी के पैकेट्स थे, उन्होंने इसको नाम दिया क्वांटम, जैसे कि हम अभी थ्योरी में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि प्लैंक्स क्वांटम ने क्या कहा कि जो एनर्जी होती है एमिट और एब्जॉर्ब हो रही है, वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं हो रही, जो कि आप देख ही पा रहे हो, क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर एब्जॉर्ब हो रही होती तो कलर सेम रहता, कलर सेम रहता, पर यहां पर तो कलर सेम रहे ही ना। इसका मतलब क्या है? कलर सेम क्यों नहीं हुआ यहां पर? इसका मतलब यह है कि एनर्जी इज नॉट ट्रांसमिटेड और एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली। एनर्जी एमिट करती है, एब्जॉर्ब होती है सिर्फ डिस्क्रीट अमाउंट में, और उस डिस्क्रीट अमाउंट, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को प्लैंक्स क्वांटम ने नाम दिया क्वांटम। क्लियर? यहां से जो है क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आया था। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है? अब इस एक्सपेरिमेंट को रब करते हैं, इलेक्ट्रॉन रोड वाले एक्सपेरिमेंट को। देखो, तो यहां से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से किसका कंसेप्ट आया? क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आया। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब को आप समझ सकते हो, जैसे कि आप स्टेयर के सीढ़ियों पर चलते हो, है ना। सपोज ये आपके पास सीढ़ी है, आप नीचे उतर रहे हो या ऊपर चढ़ रहे हो। सपोज आप यहां पर खड़े हो और यहां पर आपको सीढ़ियों पे ऊपर चलना है, तो आप ऐसे, मतलब एक सीढ़ी से यहां पर ही खड़े हो सकते हो, यहां तो कहीं खड़े नहीं हो सकते, है ना। मतलब एक पर्टिकुलर सीढ़ी पर ही आप खड़े हो सकते हो, एक पर्टिकुलर स्टेयर केस पे आप खड़े हो सकते हो जब आप ऊपर की तरफ चल रहे हो। इसी तरीके से जैसे हर एक यहां पर, यहां खड़े हो सकते हो, यहां पर, इसी तरीके, तो जैसे आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही, मतलब एक पर्टिकुलर सीढ़ी को ऑक्यूपाई कर रहे हो, इन द सेम मैनर एनर्जी जो है, एनर्जी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही ऑक्यूपाई कर सकती है, जैसे कि h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू एंड अप टू सो ऑन। तो ये था क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट, जो कि हम बहुत बार, आई गेस हम थर्ड टाइम डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से। जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, तो हम पहले भी इसको समझ चुके हैं, उसके बाद दूसरी बार हमने पहले भी समझा और अब भी, ठीक है। तो यहां से ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमें यह समझ में आता है कि जो कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव होती है, नो डाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर एग्जिबिट करती है, पर यहां पर है पार्टिकल नेचर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे अब जो साइंटिस्ट इससे एग्री नहीं करते थे, फिर दोबारा एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसके बेसिस पे तो प्रूफ कंप्लीटली हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जिबिट पार्टिकल नेचर, और उस एक्सपेरिमेंट का नेम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एज यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम आप देख रहे हो
कैसे डिटेक्टर अटैच है, मेटल सरफेस है, वैक्यूम चैम्बर बनाया हुआ है, बैटरी है, एमीटर है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, आप देख रहे हो कि मेटल सरफेस के ऊपर लाइट आ रही है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही लाइट मेटल सरफेस के ऊपर अटैक करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एमिट होते हैं मेटल सरफेस से। जैसे ही लाइट जो है मेटल सरफेस पे अटैक कर रही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ये बात कैसे पता चल रही है? विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर। डिटेक्टर ये डिटेक्ट कर रहा है कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट, जिसको अब हम थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, ये मेटल है, मेटल के ऊपर जैसे ही लाइट आई तो क्या हुआ? लाइट के अंदर क्या है? स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज फोटोन, है ना? फोटोन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा था फोटोन को? कि लाइट के पास क्या होता है? स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी फोटोन होता है। तो जैसे ही मेटल के ऊपर लाइट आएगी तो फोटोन जो होगा, अब मेटल के अंदर क्या है? मेटल तो एक, जैसे सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटम से बना है ना, एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो जैसे ही लाइट आई तो फोटोन ने अपनी एनर्जी दे दी इन इलेक्ट्रॉन को। फोटोन गिव इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल, और इलेक्ट्रॉन जो है यहां से डिटैच हो गया मेटल एटम से। अब ऐसा हमेशा ऑब्जर्व नहीं हुआ था। जो डिटैच होगा ना इलेक्ट्रॉन मेटल एटम से, वो तभी हो पाएगा जब यहां से जो एनर्जी है फोटोन की, वो इतनी इनफ है कि यहां पर जो एटम है, जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो ओवरकम कर पाए। इलेक्ट्रॉन विल डिटैच फ्रॉम मेटल एटम ओनली when energy of photon is sufficient to overcome force of attraction between nucleus and electron। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से इस थ्योरी को एक्सप्लेनेशन के उस हेल्प से समझें, तो ये मेटल था, मेटल के ऊपर जैसे ही लाइट आई, लाइट के पास है फोटोन्स, फोटोन ने अपनी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, और जैसे ही अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी, जैसे ही लाइट आई, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ने यहां पर मेटल से डिटैच हुआ और बाहर चला गया। और ये डिटैच तभी करेगा जब इस फोटोन के पास उतनी एनर्जी होगी कि इस न्यूक्लियस, यहां पे एटम है ना, मेटल एटम है, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, तभी इलेक्ट्रॉन यहां पर डिटैच होगा। तो ये तो था एक्सपेरिमेंट, जिसे हमने एक्सप्लेनेशन की हेल्प से समझा। अब ऑब्जर्वेशन क्या थी इस एक्सपेरिमेंट की? तो ये सब थी ऑब्जर्वेशन। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल एज सून एज बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। जैसे ही मेटल के ऊपर बीम ऑफ लाइट आएगी, विदाउट एनी डिले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा। कोई टाइम लैग नहीं होगा, कोई देरी नहीं होगी। जैसे ही लाइट आई, वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर गया। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या की गई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, कितने नंबर ऑफ यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, वो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितनी ज्यादा लाइट ब्राइट थी, यहां जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट आप यूज कर रहे थे, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर एमिट हो रहे थे। ब्राइट लाइट यूज किया आपने यहां पर, जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट यूज की, उतने ही इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी? फॉर ईच मेटल, हर एक मेटल के लिए ना
मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। यहां पे मेटल है, मेटल के पास एक पर्टिकुलर अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बिलो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन थी इस एक्सपेरिमेंट की। और क्या ऑब्जर्व किया गया? और ऑब्जर्व किया गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, जो यहां पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड नहीं करती ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे। आप कोई सी भी ब्राइटनेस ऑफ मतलब कैसे भी ब्राइट लाइट आप यूज करो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे थे? हम ये कंक्लूजन निकाल रहे थे कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी यहां पर फोटोन की, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी यहां पर फोटोन की, उतनी ही ज्यादा वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, उतनी ही ज्यादा वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करेगा, और उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इन इलेक्ट्रॉन की। जितनी ज्यादा इसके पास फोटोन के पास एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हुई इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसका मतलब था ये कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर हम इसको कंपेयर करके देखेंगे कि जो जेम्स मैक्सवेल ने कहा था अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो जेम्स मैक्सवेल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि एनर्जी एमिटेड बाय अ सोर्स इज कंटिन्यूअस, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहां पर रेडिएशन है, जो यहां पर लाइट है, सभी फ्रीक्वेंसी की, कोई भी आप फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पर यूज करो, उन सभी केसेस में इजेक्ट होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो काम नहीं कर रहा था। तो इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर तो होता ही है, वो तो जेम्स मैक्सवेल ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्टिकल नेचर होता है, ये किसने एक्सप्लेन किया आपको? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। देयरफॉर हम क्या कंक्लूड करते हैं? हम ये फॉर्मूला कंक्लूड करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पर हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, स्ट्राइकिंग फोटोन की, जो यहां पर आपका मेटल है, मेटल के ऊपर जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज है, फ्रीक्वेंसी कह रही हूं, उसकी एनर्जी है h न्यू। ठीक है, और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन वो कितनी है? h न्यू। जो न्यू नोट होता है ना, वो क्या है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये, दिस इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए वो इतनी है। तो जो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू हाफ MEV² इज इक्वल्स टू दिस। ME क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ME क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर V क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर पर्टिकुलरली बात करें तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन।
सबसे पहले सॉल्व करते हैं ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है मेटल की, दैट इज 7 × 10⁻14 पर सेकेंड। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस हिट्स द मेटल। समझ में तो आई कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आपने अभी अभी इक्वेशन पढ़ी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। क्लियर? ओके। यहां पे एच कॉमन निकाले तो न्यू माइनस में न्यू नॉट हो जाएगा। एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। न्यू की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 10⁻15 माइनस में न्यू नोट की थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या गिवन है, 7 × 10⁻14 पर सेकेंड। और इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो रुको मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, और जब पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.9 × 10⁻⁻9, और एनर्जी है तो किस में आएगी, जूल्स में आएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी टू यूज दिस फॉर्मूला, बस आपको लर्न होना चाहिए। और वैसे अगर आपको एक बात बताऊं तो इस इक्वेशन को कहते क्या है, हाफ mEv² इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। इस इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, ये EIN, आइंस्टाइन इक्वेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है हैविंग एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबसे पहले आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स में क्या रिलेशन होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स। तो आपको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.602 into 10⁻⁻19, दिस इज 19 जूल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या हो जाएगा, मतलब 1, तो 2 के लिए क्या कर दोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब ये वैल्यू आपकी आ गई है किसके अंदर, जूल्स में। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब एनर्जी आपकी किस में आ गई, एनर्जी आपकी आ गई है जूल्स में। बस अब आप काम सॉल्व करते रहो, वेवलेंथ निकालना है आपको फॉर्मूला पता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू या H इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा। H की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय में वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। एनर्जी क्या है, इसके इक्वल हो जाएगी। ये पूरी जो है इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो, 10⁸। ठीक है, ये एनर्जी है। क्लियर? तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसके अंदर आएगी, मीटर में आएगी। इतना क्लियर है? देखो क्या था, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ हो, मैंने थोड़ा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की है। देखो E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये तो सबको क्लियर है। न्यू किसके इक्वल होता है, C बाय लैम्डा के। ठीक है, तो C बाय लैम्डा लिखा। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है ये। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होती है ये, डिवाइड बाय में लैम्डा एज इट इज चल रहा है, इज इक्वल्स टू एनर्जी के इक्वल है ना। और एनर्जी आपने अभी देखी, एनर्जी तो इसके इक्वल है, तो बस डायरेक्ट इसको इक्वल पुट कर दो और यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, किसके अंदर आएगी, मीटर में आएगी। और वैसे अगर आपको आंसर अपना चेक करना है तो मैंने ये कैलकुलेट किया था, और इसकी आपकी लैम्डा की वैल्यू आ रही थी 6.2 × 10⁻⁻7 मीटर। ये आपकी आंसर मतलब लैम्डा की वैल्यू आ रही थी। सो आई गेस आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर कैसे होता है। उसके बाद हमने पढ़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी होता है। उसको प्रूफ करने के लिए हमने पढ़े ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। तो इन शॉर्ट अगर ओवरऑल कंक्लूजन आपका निकाला जाए तो इसका मतलब क्या होता है
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल बिहेवियर होता है। पूरा लिखूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आपके पास क्या होता है, डुअल बिहेवियर होता है। डुअल बिहेवियर का क्या मतलब है कि जो आपकी लाइट है, जो आपकी रेडिएशन है, उसके पास वेव की प्रॉपर्टीज भी हैं और उसके पास पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी है। लाइट एग्जिबिट्स वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब यह है कि जब रेडिएशन इंटरैक्ट करेगी, रेडिएशन इंटरैक्ट करती है मैटर के साथ, तो इसका मतलब रेडिएशन क्या एग्जिबिट कर रही है, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रही है जब रेडिएशन इंटरैक्ट कर रही है मैटर के साथ। लेकिन जब रेडिएशन प्रोपगेट कर रही है, व्हेन रेडिएशन प्रोपगेट, इसका मतलब क्या है, रेडिएशन कैसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रही है, वेव लाइक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां से आपको डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ में आता है। ओवरऑल जो हमने पढ़ा उसकी कंक्लूजन ये है, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट वेव प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करती है, पार्टिकल प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करती है। अगर रेडिएशन इंटरैक्ट करती है मैटर के साथ तो इसका मतलब रेडिएशन की पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी है। अगर रेडिएशन प्रोपगेट कर रही है तो इसका मतलब वो क्या डिस्प्ले कर रही है, अपनी वेव लाइक प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले कर रही है। आई गेस इतना क्लियर है। तो यहां पर हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीटली कवर होता है, जिसमें हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी, ठीक है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और सॉल्व करे 2 क्वेश्चंस। आई गेस आपको अब पता लग गया है कि रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव प्रॉपर्टी भी होती है और पार्टिकल प्रॉपर्टी भी होती है। अब हम हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगली वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम थोड़ा सा अपना टॉपिक आगे की तरफ मूव करते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे टूवर्ड्स हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई गेस आपको क्लियर है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।